हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन सभी ऑनगोइंग है, इसके लिए तो मॉक टेस्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं। अभी आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी लेवल 1 के लिए तो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप उसे यहाँ से पढ़ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। साथ साथ जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 और 26 जो आया है, जो ग्रेजुएट लेवल और 10+2 लेवल दोनों के लिए पोस्ट उस पे है, तो इसके लिए भी मैं साथ साथ मॉक लेकर के चलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सीरीज है, तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी तो जो ऑनगोइंग एग्जामिनेशन है आरआरबी के, उसके लिए भी मॉक टेस्ट और सीरीज में लेकर के चल ही रहा हूँ। आप वहां भी उसको अटेम्प्ट करते रहे। बहुत सारे और भी कोर्सेज जीके जीएस से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो उन सबों को भी आप देखेंगे लंबी व्याख्याओं के साथ। वहां पर दी गई हैं चीजें। जीके जीएस की क्लास जो मैं लेकर के आज आपके लिए आया हूं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन व्याख्याएं उसमें बहुत लंबी होती हैं। तो आप ये मान के चलो कि जब आप एक सेशन को देख रहे हैं, एक क्लास को जब आप यहाँ से अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर शूटिंग एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस इन ईच सिंगल क्लास। ओके, आप एक सिंगल क्लास जब यहाँ से देखते हैं, तो आप वहां से 100 क्वेश्चंस को शूट आउट कर रहे होते हैं। तो ये कोरिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और एग्जामिनेशंस में ये पूछे जा सकते हैं। अभी जो आरआरबी के पैटर्न है, उनका अध्ययन करके मैं इन चीजों को लेकर के सामने आया हूँ। और एक बात मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पढ़ें उसी से जो स्वयं सिलेक्टेड हो। ओके, तो बस आपका दोस्त आपके लिए बहुत सारी चीजें अनुभव के आधार पर लेकर के आता है। ओके, मैं अपनी प्रत्येक क्लास की शुरुआत में ये लोगों आपको दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं? क्योंकि यही मेन वो फैक्टर है, ये तीनों, जिससे आप किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं, है ना। कौन कौन? उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता जो है वो आपको सफल बनाएगी। उचित मार्गदर्शन मैं आपको दे रहा हूं। धैर्य के साथ लगातार परिश्रम आप करेंगे तो ये जो टारगेट है उसे आप हिट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्लास में आगे मैं क्या लेकर के आपके लिए आया हूं। हाँ, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि यहां से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं, इनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और यहां से की जो क्लासेस जो प्रोवाइड करवाई जाती है, उनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। कमेंट्स बॉक्स में अपनी क्विज को जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपने कितना स्कोर कर रखा है ना। तो चलिए 20 से 25 मिनट अपने दिल को थाम करके पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। जब एक क्लास को आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ओके, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता यारों? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो। और ये पत्थर को तबीयत से उछालना क्या है? अपने पूरे होश और हवास में अपनी सारी शक्ति जो है वो एग्जामिनेशंस के लिए झोंक देना, क्योंकि समय बार बार नहीं आते। यू हैव टू एक्वायर वन पोस्ट एटलीस्ट। आपको एक पद जो है वो अपने आप के लिए जरूर सुरक्षित करना है इस एग्जामिनेशंस में, क्योंकि पदों की संख्या चाहे जितनी भी हो, आपको चाहिए तो सिर्फ एक पद ही ना। तो आप इसके लिए तैयारी करेंगे और मैं आपका एजुकेटर मोटिवेटर एसपी सिंह आपको बिल्कुल उचित मार्गदर्शन के साथ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम की बात की जा रही है यहां पर, तो ये है तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु भारतनाट्यम, और देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या कहा जा रहा है। भारतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, जिसका उद्भव तमिलनाडु के मंदिरों में हुआ था, जहां देवदासी परंपरा के अंतर्गत यह नृत्य किया जाता था। इसकी मुख्य विशेषताएं भाव का मतलब एक्सप्रेशन है, राग है और ताल रिदम है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से राइज हो गए। देवदासी परंपरा
से लिया गया तमिलनाडु के मंदिरों से उसका उद्भव होना, और भारतनाट्यम रिलेटेड टू विच स्टेट? तमिलनाडु। बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हुए इन्हें आप शूट आउट करते हुए अपने दिल में बसा करके रखेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट्स? एंड दिस इज केरला। पिछले एग्जामिनेशंस में देखे गए कि नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज हो रहे थे। कथकली एक अत्यंत रंगीन और भावपूर्ण नृत्य जिसे केरल के मंदिरों में विकसित किया गया। चेहरे का मेकअप, मुखौटा लगाया जाता है इसमें ना। सबसे विशेष भाग, कलाकार प्रकृति, महाकाव्य और पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करते हैं। ओके, व्याख्याओं पर ध्यान देते रहेंगे। लावणी किस राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है? लावणी इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? और दिस इज द महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध संगीत नृत्य है। क्या ये संगीत नृत्य है? ढोलकी मुख्य वाद, यहां से क्वेश्चन राइज होते हैं इसमें तेज ताल, नाटकीयता और अभिव्यक्ति की प्रमुख भूमिका होती है। इसे मराठी लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण नृत्य बताया गया है। तो यहां से क्वेश्चन से राइज होते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन और इससे राइज होने वाले बहुत सारे फैक्ट्स यहां पर डिस्कस किए जा रहे हैं। एंड यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस चैनल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? बार बार पूछा जाता है। यह है ऋषभदेव। और अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, बार बार इनके बारे में पूछा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने अहिंसा और तपस्या के मार्ग को बताया। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म को संगठित रूप दिया और इसे जन सामान्य में लोकप्रिय बना दिया। तो आप देखें कितने सारे फैक्ट्स, और जब आप इन फैक्ट्स का अध्ययन करते हैं तो एग्जामिनेशन आपके लिए जाता है आसान, और वहां पर आप कर पाते हैं एक ह्यूज स्कोर। सफलता के लिए रात दिन कड़ी मेहनत। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे विवादास्पद नीति कौन थी? कंट्रोवर्शियल पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी का परिवर्तन इसने किया था, है ना। कहां से कहां राजधानी ले गया, क्या ये सफल रही? मोहम्मद बिन तुगलक ये क्या किया था? दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। दौलताबाद का एक नाम देवगिरी भी है, इसे याद रखें, ताकि दक्षिण भारत पर नियंत्रण किया जा सके। परंतु यह योजना असफल रही। लोग गर्म जलवायु और लंबी यात्रा के कारण मर गए, इसलिए नीति इतिहास की सबसे विफल योजनाओं में मानी जाती है। ये सारे फैक्ट्स। एंड जस्ट टू अंडरलाइन दिस, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? व्हेन एंड बाय होम वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? ये घटना 1336 की है। और हरिहर और बुक्का दो ब्रदर्स थे, भाई थे। एंड इन्होंने ही 1936 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। राजा कृष्णदेव राय जो थे इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक, और बहुत शक्तिशाली शासक राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के 1936 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, है ना। एंड इसका उद्देश्य दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमणों से बचाना था। विजयनगर जो साम्राज्य थी इसकी राजधानी हम्पी थी, है ना, जो आधुनिक होस्पेट और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह साम्राज्य सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही समृद्ध था। राजा कृष्णदेव राय इसके सबसे महानतम शासकों में एक थे। तो ये इतने सारे फैक्ट्स, और एग्जामिनेशन आरआरबी की जो एग्जामिनेशन है उसके जो है वो ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन यहाँ से राइज किए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे, इसलिए सारे डिस्कशन में यहाँ पे दे रहा हूं। आप इस क्लास को देखेंगे, एक सिंगल क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही है ना। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? एंड इज राजिया सुल्तान। क्या कुछ फैक्ट्स इसके बारे में? कौन थी राजिया सुल्तान? इल्तुतमिश की पुत्री, 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी, भारत की प्रथम महिला शासक। उसने पर्दा प्रथा का विरोध किया, यानी कि इस्लाम में जो पर्दा प्रथा है इसका विरोध करने वाली सबसे प्रथम महिला राजिया सुल्तान। प्रशासन को सुदृढ़ बनाया,
परंतु दरबार के अमीरों ने उसके शासन को स्वीकार नहीं किया था और अंततः 1240 ईस्वी में, देखिए बहुत बड़ा फैक्ट है यहां से, उसकी हत्या कर दी गई। 1236 में गद्दी पर बैठी, 1240 में इसकी हत्या कर दी गई। पर्दा प्रथा का विरोध करने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका इल्तुतमिश की बेटी राजिया सुल्तान। 5-6 क्वेश्चन यहां से राइज हो रहे। होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? हु लीड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? एंड 2 व्यक्ति थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इनके नेतृत्व में होम रूल आंदोलन जो है वो भारत में डेवलप। वर्ष होम रूल आंदोलन 1916 का उद्देश्य था भारत को स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त कराना। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक ने कहां गया था? महाराष्ट्र में, एंड एनी बेसेंट ने मद्रास में यह आंदोलन चलाया। ये 2 क्वेश्चन यहां से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और एनी बेसेंट मद्रास में 1916। 3 क्वेश्चन। इसने स्वतंत्रता की भावना को फिर से जगाया और आगे चल करके कांग्रेस के पूर्ण स्वराज आंदोलन की नींव बनी। ये 4th क्वेश्चन। तो इन पर आप विशेष ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि क्लास कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। 40 आउट ऑफ 40 पीटी में लगभग 40 से 45-50 क्वेश्चन भी होने की संभावनाएं होती हैं। तो हम जीके जीएस की इतनी तैयारी कर लेंगे कि हम वहां पे मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। 40 क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूं और ये बैच आपके लिए बेहद इन डेडिकेशन के साथ क्लासेस ला रहा है। तो 40 आउट ऑफ 40 हमें करने हैं फ्रेंड्स। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एंड ये थी एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। वे एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। उनका नारा था इंडिया फॉर इंडियंस। ओके, कुछ अंग्रेज ऐसे भी थे जो भारतीयों के पक्ष में थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार में भी अहम योगदान दिया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में भी सहयोग दिया था। एनी बेसेंट, बहुत सारे फैक्ट्स यहां से राइज होते हुए इंडिया फॉर इंडियंस का नारा एनी बेसेंट के द्वारा दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लद्दाख पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ये है 3000 से 5000 मीटर। ओके, लद्दाख जो है वो लद्दाख पठार किधर, कहां पर स्थित? लद्दाख पठार उत्तर भारत का सबसे ऊंचा पठार। यह क्षेत्र हिमालय और काराकोरम पर्वतों के बीच स्थित है। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। एक क्वेश्चन तो आपने शूट आउट किया। दूसरा क्वेश्चन, हिमालय और काराकोरम पर्वतों के बीच स्थित इसे हाई एल्टीट्यूड प्लेट क्यों भी कहा जाता है? तो ये सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? वेयर डज द इंडस रिवर ओरिजिनेट? और तिब्बत से सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहां से उद्गम होता है। सिंधु नदी तिब्बत की हिमालय श्रृंखला से निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसे एंशिएंट सिविलाइजेशन रिवर भी कहा जाता है। तो कई फैक्ट्स यहां से आपने देखा शूट आउट करते हुए। ओके, भारत में बांस के वनों का आर्थिक महत्व क्या है? व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बंबू फॉरेस्ट इन इंडिया? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहां से देख रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो क्या क्या हम कर पाते हैं यहां से? भवन निर्माण तो करते ही हैं, औषधीय उपयोग के लिए भी, फर्नीचर और कागज के लिए जो है वो बांस के वनों का उपयोग किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज, ये सारे बी ऑप्शन। ओके, बांस का प्रयोग जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो हम करते ही करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, फर्नीचर, पेपर एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में भी जो है वो इसका उपयोग होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? और ये है विटामिन के। रक्त के थक्का जमाने में विटामिन के का बहुत बड़ी भूमिका होती है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। और यहां से एक क्वेश्चन आपने शीट आउट कर लिया। यकृत में थ्रोम्बोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन यहां से राइज। जो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया कोएगुलेशन में जो है वो सहायक होता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव
है ना, हो सकता है। यह कहाँ मिलता है? ये विटामिन ये हरी पत्तीदार सब्जियों और मछली के तेल और अंडे में पाया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने यहां से देख लिया। परमाणु बम में कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है? एनर्जी इज एन एटॉमिक बम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस? ये है परमाणु विखंडन। एक क्वेश्चन और यहां से कोरिलेट हो रहे हैं, परमाणु विखंडन, यहां से परमाणु बम में ये प्रक्रिया उत्पन्न होती है। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, परमाणु संलयन, तो सूर्य की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, वो परमाणु संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। तो ये दोनों चीजें आप यहां से देखेंगे, है ना। परमाणु बम में यूरेनियम 235 ये भी पूछा जाता है। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के नाभिक को जो है वो विखंडित किया जाता है। इस विखंडन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, क्योंकि द्रव्यमान का कुछ अंश आइंस्टीन के समीकरण, कौन सा, ये वाला है ना, E इक्वल टू mc², इस सिद्धांत पे काम करता है। ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। द्रव्यमान का कुछ अंश जो है वो आइंस्टीन के समीकरण E इक्वल टू mc² के अंतर्गत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है वो चेन रिएक्शन के रूप में चलती है, जो विस्फोटक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो यहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक परमाणु बम में, है ना। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी? एंड दिस इज डेसिबल। ओके, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए श्रवण सीमा जो है वो हम कहां से कहां तक सुन पाते हैं? 0 डेसिबल से लेकर के 120 डेसिबल तक की होती है, यहीं तक हम सुन सकते हैं। 120 डेसिबल से जैसे ही ऊपर की ध्वनि होती है हम सुन नहीं पाते। कोई व्यक्ति जब जहां पे शांति होती है वहां पे 0 डेसिबल, सामान्य वार्तालाप, ये भी पूछा जाता है। तो उस मुस्कुराहट की आवाज जो होती है, घर में जो हम बातें करते हैं, वो मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना, ये जो है वो 60 डेसिबल के आसपास की ये ध्वनि के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। और 120 डेसिबल तक जब भी जैसे ही पहुंचती है ध्वनि की तीव्रता, तो दर्दनाक, वेरी डेंजरस ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे अधिक श्रवण शक्ति को क्षति पहुंचा सकती है और इससे अधिक हम सुन भी नहीं पाते। ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग। पिछले एग्जामिनेशन में हमने देखा था कि कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो रहे थे। तो कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चंस मैं आपके सामने पेश करता रहूंगा, ताकि अगले एग्जामिनेशन में हम यहां से बहुत कुछ यहां से क्वेश्चंस छूटने न पाए, है ना। क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ? क्या है? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? ये क्या करता है? डेटा और एप्लीकेशंस को इंटरनेट पर एक्सेस करता है। ओके फ्रेंड्स, तो बच्चों आप इस पर ध्यान रखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है वो उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से डेटा और एप्लीकेशन तक पहुंच प्रदान करता है। यह डेटा स्टोरेज, बैकअप और संसाधनों को साझा उपयोग को आसान बनाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपने जाना। कंप्यूटर में SSD का मुख्य लाभ क्या है ना। SSD ये तेज डेटा एक्सेस और अधिक स्थायित्व, फास्ट डेटा एक्सेस एंड ड्यूरेबिलिटी का जो है वो काम करता है। क्या है SSD? द फुल फॉर्म ऑफ SSD इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क की तुलना में तेज डेटा एक्सेस, कम बिजली खपत प्रदान करता, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इससे अधिक टिकाऊ और शांति से काम करता है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन will be raised from here is SSD, that is solid state drive. So just to remind these facts, and you will be shoot a lots of questions in the examinations. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप के कितने प्रकार होते हैं? How many types of loops are there in a computer programming? And this is the kinds of 3 types of for, while and do while. ये 3 टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं कंप्यूटर में। सो प्रमुख लूप्स हैं फॉर, वाइल एंड डू वाइल। ये रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं और कोड को जो है वो एफिशिएंट बनाते हैं। ओके, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप? सौर ऊर्जा के लाभ क्या है? क्या क्या लाभ है सौर ऊर्जा के? नवीकरणीय और असीमित प्रदूषण फैलाने वाला, ऊर्जा की लागत कम करने वाला, जल स्रोतों पर निर्भर,
तो फर्स्ट एंड ए एंड ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन हियर। नवीकरणीय और असीमित है, सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एंड अनलिमिटेड, एंड ऊर्जा की लागत को कम करता है, रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट। तो इसका आंसर कैसे हम देंगे, ए और सी। ओके, ए एंड सी इज द राइट आंसर इन दिस ऑप्शंस। नवीकरणीय और असीमित, ऊर्जा की लागत को कम करना, ये दोनों जो है वो फैक्ट यहाँ पे। सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय और असीमित, इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया जा सकता है और लंबी अवधि में ऊर्जा लागत को कम करता है। यह पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित और प्रदूषण को बिल्कुल भी नहीं फैलाता, इसलिए ए एंड सी ऑप्शंस को यहां से आपने शूट आउट किया। जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या क्या करता है ये? ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक है, जबकि जलवायु परिवर्तन मानवीय कारकों के द्वारा फैलाया गया। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल बट द क्लाइमेट चेंज इज ह्यूमन इंड्यूस्ड, है ना? ओके, तो ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से जो है वो पृथ्वी को गर्म रखता है, जबकि मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के कारण बनते हैं। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस था यहाँ पर। कौन सा प्रदूषण जल स्रोतों को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो रासायनिक अपशिष्ट, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल वास्टेज जो होते हैं, ये जल प्रदूषण के सबसे बहुत बड़े कारक हैं, है ना बच्चों? रासायनिक अपशिष्ट और प्लास्टिक के अपशिष्ट जो होते हैं, ये जल स्रोतों में घुल करके पानी की गुणवत्ता को खराब करते हैं, जिससे मानव और जीव जंतु प्रभावित होते हैं। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी है। ओके, इंडिया अनबाउंड पुस्तक किसने लिखी? इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया अनबाउंड? एंड द पर्सन इज गुरुचरण दास जी ने। ओके, चलिए इंडिया अनबाउंड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यह पुस्तक भारत की आर्थिक यात्रा पर आधारित 1946 की आजादी से लेकर के 21वीं सदी की उदारीकरण नीति तक गुरुचरण दास ने इसमें यह बताया कि कैसे भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था से मुक्त होकर के बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी की ओर कदम बढ़ाया। यह पुस्तक विद्यार्थियों को भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ और स्वतंत्र भारत के विकास क्रम की झलक देता है। तो वेरी मच क्वेश्चंस विल बी राइज फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन। आप ये पूरे एक्सप्लेनेशन को, वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे हाउ मच स्कोर यू हैव स्कोर्ड फ्रॉम दिस क्लास। ओके, चलिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाली क्लासेस जो है वो इनके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली एजुकेशनल वीडियो में, अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।